गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और ये 70% कोर्स आपका कक्षा 12 की किताब से पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण शिक्षा और उद्यमता का विकास और ग्रामीण विकास, ये 100 नंबर का क्वेश्चन, जो 70% क्वेश्चन आना है इस बार बोर्ड में, मैं इम्पोर्टेंट हिंट कर रहा हूँ आपको। पर्यावरण शिक्षा किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। पर्यावरण शिक्षा मतलब, अगर आप इसको दूसरे, मैंने बताया कि परिधान आवरण को भी आप पर्यावरण कहते हैं, जो आपके अगल बगल जिस तरह का पर्यावरण रहता है, तो उसी को आप जैसा कि आपका घर का पर्यावरण कैसा है, स्कूल का पर्यावरण कैसा है, आपके गांव का पर्यावरण कैसा है, तो जो आसपास की संगति रहती है वो आपका पर्यावरण है। भगवान का बनाया हुआ पर्यावरण है, जो 5 तत्व आप कहते हैं, जल, जमीन, जंगल, जलवायु जैसे। और आदमी का बनाया हुआ पर्यावरण है, जैसे कि मोटर गाड़ी से निकलता हुआ धुआं, वो वायु में प्रदूषण करता है। तो 2 प्रकार के पर्यावरण हुए आपके। इनके मतलब 2 प्रकार से ही पर्यावरण, मतलब आप समझें, एक भौतिक भगवान का या प्राकृतिक, और एक दूसरा आपका खुद का बनाया हुआ। और इसका महत्व क्या है, तो महत्व यही है कि ये हमें सचेत करती है कि पर्यावरण का विनाश हम ना करें, वन का विनाश ना करें, और जल का विनाश में गलत ना करें, मिट्टी से को भी हम बचाएं, क्योंकि मिट्टी का भी पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण शिक्षा का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। साथ ही साथ इसके जो उद्देश्य हैं वही है कि लोगों को मतलब सचेत करना कि किस तरह से आप पर्यावरण को बचाएंगे। जिसमें जनसंख्या विस्फोट भी पूछता है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट आपका वही है कि अगर 4 आदमी हैं, मान लीजिए 4 बीघा खेत है, वो फिर आगे बढ़ गए अगर उनकी फैमिली, तो फिर धीरे धीरे ज़मीन कम हो जाएगी, तो जनसंख्या विस्फोट इसको कहते हैं। तो इसके प्रति भी, जनसंख्या के प्रति भी ग्रामीण को सचेत करना, ये आपका है। और इसके संबंध में जो भारतीय पर्यावरण संस्था के जो 1981 में इसने सुझाव दिए थे कि पर्यावरण नीति विकास में सहायक हो। इनके मतलब भारतीय पर्यावरण संस्था ये है आपकी, और ये 1981 में इसने जो है छात्रों को भी कहा कि ज्ञान कराया जाए और बताया जाए, और स्कूली शिक्षा को पर्यावरण उन्मुखी बनाया जाए। मतलब आपको पूरी ये 88-89 में एक योजना बनाई गई थी, जो कि सभी के लिए थी। और पर्यावरण वाहिनी नामक एक योजना, ये अक्सर 1 नंबर में पूछ सकता है, पर्यावरण वाहिनी क्या है। तो 92-93 में एक नई योजना प्रारंभ की गई थी। पर्यावरण मंत्रालय जो आपका जुलाई 1986 में ये एक राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना कार्यक्रम चला रहा है अभी भी 1986 से। आगे अगर हम बढ़ें तो पर्यावरण समस्याएं क्या क्या हैं, तो वन का संसाधन है आपका, और वनों के संसाधन को अगर आप समझें तो ये प्राकृतिक रूप से भगवान ने आपको दिया है, और इसमें अक्सर जो है वन में आग लग जाती है, तो ये प्राकृतिक रूप से लगती है। वन के विनाश के कारण 2 तरह के होते हैं, एक तो आप मानवीय, मान लीजिए, एक आप अपने काटने के लिए आप वनों को काट लेते हैं, दूसरा प्राकृतिक आग लग जाती है। और जो है कुछ लोग व्यापारिक फसल जैसे कि अमरूद का बागीचा वगैरह लगाने के लिए वन को काट लेते हैं, कुछ लोग रहने के लिए काट लेते हैं। तो ये मानवीय आदमी जो है, वन विनाश के 2 ही कारण हैं मुख्य रूप से। एक तो भगवान खुद है, मतलब प्राकृतिक, और दूसरा आप है, जिसको आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, तो वही औद्योगिक कच्चे माल में कमी आ जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी, वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होगी, भूमि का जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। अभी ये हफ्ता मनाया जा रहा है, ये महीना आपका, तो देख ही रहे हैं पानी बहुत नीचे चला गया है। और ओजोन परत, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो आपको अल्ट्रावायलेट सूर्य की किरणों से रोकती है, ओजोन परत आपसे 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, वो आपका घेरा बना के अल्ट्रावायलेट सूरज से आने वाली किरणों को रोकती है, वरना आपको त्वचा कैंसर हो जाता। तो उसको जो है उसमें भी छेद हो रहा है, और इस लकड़ी का भी अभाव होगा। तो तमाम तरह की मतलब वन विनाश से आपको
है। और यही आप रोकने का उपाय आपसे पूछ देगा तो आप मैंने पहले ही कहा 10-15 लाइन, एक पेज आराम से। और अगर 3 पेज में है क्वेश्चन तो 3 पेज में, या 1 नंबर में है तो टिक मारिए। यही इसमें इस तरह से लिखना है आपको। मैंने समझाया भी है, क्लास में बताया भी है, आप लोगों ने प्री बोर्ड में लिखा भी है। तो वनों की सुरक्षा के लिए जो उपाय हैं वो आप जानते ही हैं। इनका रोग लगे तो इनका उपाय करना चाहिए, और गांव में भी आपको पेड़ लगाने चाहिए। वन विभाग भी इसके लिए आपकी मदद करता है, पेड़ पौधे देता है। तो रोकने के उपाय या रक्षा आपसे ये क्वेश्चन भी बनता है। उसके बाद आपसे बनता है भूस्खलन किसे कहते हैं। तो भूस्खलन में प्राकृतिक कारण है, मानवीय कारण है, दोनों एक ही कारण है। आप कोयला ज़्यादा निकाल लेंगे ज़मीन के अंदर से, खनिज निकाल लेंगे तो वहाँ पर ज़मीन तो धंसेगी। और प्राकृतिक आप जानते ही हैं, भूकंप है, अधिक वर्षा हो सकती है, नदी अपना रास्ता बदल सकती है। तो तमाम तरह की चीज़ें ये आ जाती हैं। उस तरह से काली नदी एक आती है। इस नदी का जल तो पूरी तरह से ख़राब हो गया। गोमती नदी जो लखनऊ में बहती है उसके अंदर भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। और विषैले पदार्थ अगर आप देखें तो जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं तो पेट्रो रसायन आपका पदार्थ होते हैं। और उर्वरक जो आप खेत में डालते हैं, डाई या पोटाश, वो भी जाता है पानी के अंदर। वस्त्र से जो भी आप वस्त्र उद्योग लगते हैं तो उसका पानी भी उसके अंदर जाता है। और भूस्खलन वही आप चट्टान से खिसकी तो आपका ज़मीन के अंदर की खिसकती है, तो स्थान से खिसकना भूस्खलन से आपका तात्पर्य है। यह 1 नंबर का सवाल है। और बड़े भी हो सकते हैं इसमें, आप बता सकते हैं इसको बचाने के लिए वृक्ष वगैरह लगाएं, तो 10-5 लाइन में भी लिख सकते हैं। और झूम खेती क्या होती है? झूम खेती अक्सर पूछ लेता है। तो झूम खेती क्या है? इसके कारण वनों में जगह जगह आग लगाकर, वन जलाकर खेती की जाती है, और यह एक वन विनाश का कारण है झूम खेती। तो ये इसका मतलब वही है कि जगह जगह वन को काट कर, आग लगाकर, वन जलाकर वहाँ पर आप जो है खेती करें। और अनियंत्रित पशु चारण भी कराते हैं, तो इससे हमारा वन का नुकसान होता है। अब आते हैं हम लोग व्यवसायिक संकट क्या है साहब। तो व्यवसाय जोखिम का अर्थ ये है कि व्यवसाय छोटा या बड़ा हो, हर जगह तो जोखिम होता ही है। चाहे आप नौकरी भी कर रहे हैं तो भी एक जोखिम है। मैं तो नौकरी को भी एक सेवा मानता हूँ। तो सेवा तो आप अगर दे रहे हैं तो एक तरह से व्यवसाय ही हो आपका। और उसमें कदम कदम पर जो ये इस तरह का व्यवसाय अगर आप करते हैं, उद्यम वाला, उद्योगपति वाला, तो उसमें ग्राहक कभी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, दुकान में आग लग सकती है, तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं। तो ये व्यवसाय में जोखिम उसका चोरी दामन का साथ है एक तरह से। और इस पर प्राकृतिक भी हो सकता है, भूकंप भी आ सकता है, दुकान गिर सकती है। और इनके कारण वही प्राकृतिक, मानवीय या यांत्रिक, जो अब मशीन आपकी ख़राब हो जाए, या आर्थिक आपके पास पैसा टूट जाए, पूंजी टूट जाए, तो यही 4 कारण जो हैं व्यवसायिक जोखिम के। व्यवसाय में अगर आप जोखिम पढ़ें तो यही है। और उसके बाद आपसे एक इसमें इम्पॉर्टेंट पर्यावरण और ग्रामीण विकास में ये अगर हम चल रहे हैं तो पर्यावरण संरक्षण किसे कहते हैं? संरक्षण मतलब किसी को बचाना। तो बाहरी आवरण मतलब पर्यावरण संरक्षण से आपका क्या मतलब है? तो इसमें वही मतलब है सर कि भूमि, जल, वायु, छात्रों, वनस्पति, खन, वर्जा, जो खनिज है आपका, और जो ऊर्जा है, इसका कम यूज़ करना। इससे जो है आपका संरक्षण, इसी को आप पर्यावरण संरक्षण कहेंगे। इसका आशय आपसे यही मतलब होगा। इससे संबंधित कानून भी बने थे, और इसमें द मोटर जो एक्ट बना है, जो कि आपका 1988 में ये बना, द मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें कि आपका प्रदूषण जांच होती है। और उसके बाद द फैक्ट्री एंड पोल्यूशन एंड पेस्टिसाइड 1948 में, ये भी आपको मैं PDF में दिया हूँ और भी देता हूँ। तो ये कानून बने, इन कानूनों को भी आप देख लें। और इम्पॉर्टेंट द बीड़ी एंड सिगार कंट्रोल एक्ट, ये आपका 1961 में बना। ये भी प्रदूषण सुरक्षा के लिए बीड़ी सिगरेट, ये भी आपका है, ये 1961 में बना, द बीड़ी एंड सिगार कंट्रोल एक्ट। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही कानून बने। और जल संरक्षण में आप ही, जल ही जीवन है, जल सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। पानी खुदा का दान, महादान,
इसकी बर्बादी, उसका अपमान। 2 लाइन में आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। और वायु का संरक्षण अगर आप करें तो वही आप वायु में प्रदूषण, जो फैक्ट्रियों में चिमनियों से धुआं निकलता है, तो निश्चित रूप से आप या तो गर्मी बढ़ाएगा या राख उड़ाएगा या तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। आजकल भट्टों का आप देख ही रहे हैं, तो ये भी पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। मिट्टी से ईंटा बना रहे हैं, ईंटा से घर बना रहे हैं, तो ये प्रदूषण तो है ही है मकान। लेकिन और वन धीरे धीरे ख़त्म भी होते जा रहे हैं। इससे बचने का उपाय आप जान ही रहे हैं कि ऑक्सीजन आपका 21% है आपके वातावरण में, और 79-80% नाइट्रोजन है, बाकी 1% में अन्य गैसें हैं। तो इनके संरक्षण के लिए आपको यातायात के साधनों को नियमित करना चाहिए, मतलब कम चलाएं आप गाड़ियों का, और कूड़े कचरे को खुले में ना डालें। इसका यही उपाय है, प्रभावी कानून बनाएं। जैसा कि आजकल गाड़ियां आती हैं, ले जाती हैं कूड़ा। और कृषि में जो अगर आप मृदा का संरक्षण कैसे करेंगे, मिट्टी का संरक्षण, तो जैविक खाद जो है आप अगर उसका प्रयोग करें डाई यूरिया पोटास की जगह, तो वो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा कृषि के मृदा मिट्टी को बचाने के लिए, कृषि को बचाने के लिए। अपने आगे बढ़ें अगर हम, तो वन संरक्षण अधिनियम वन के बारे में, ये 1980 में बना था, और इसमें भारत सरकार ने इसको बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वन से जो हमारी भूमि है उसका कटान को रोकना, 1980 में। और पंचवर्षीय योजनाओं में इसको शामिल भी किया गया था। वन संरक्षण के उपाय वही थे कि नियंत्रित और उचित कटाई हो, जहाँ जरूरी है वहीं काटा जाए। और जो है आगे अगर हम देखें तो और इम्पॉर्टेंट वन महोत्सव, देखिए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, यही आने वाला मार्च, 21 मार्च आपका विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाएगा। और वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह 16 से 22 अप्रैल। और उसके बाद वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई, हर साल 1 से 7 जुलाई, मतलब जो डेट दे रहा हूँ मैं, हर साल रहेगा। और वन जंतु संरक्षण 1 से 7 अक्टूबर, ये आपका इम्पोर्टेंट है 1 नंबर में। और वन महोत्सव तो खैर 1950 में श्री BK मुंशी जी के द्वारा आरंभ किया गया था। इसमें उद्देश्य वही था कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। और इसमें एक आंदोलन भी हुआ था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जब पेड़ कट रहे थे, तो उसमें मेघा पाटेकर जी भी थी, और वो जाके सभी ग्रामीणों ने पेड़ के ऊपर सब चिपक गए और कहे कि इसको ना काटा जाए, तो काटना हो तो पहले हमको काटा जाए। तो इसी से उसका नाम, आंदोलन का नाम पड़ा, वन बचाने की जगह चिपको आंदोलन। तो इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी थे और मेघा पाटेकर जी इसका लीड कर रही थी। वन जंतु संरक्षण क्या है? ये आपका वन का भी वन है तो जीव हैं, तो उनका भी संरक्षण आपको, जब वन संरक्षित करेंगे तो उसके अंदर रहने वाले जीव, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, इन सब का भी रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आज गौरैया हमारी लुप्त होती जा रही हैं, तो गौरैया हफ्ता इस समय वर्तमान में मनाया जा रहा है, जगह जगह घोंसले दिए जा रहे हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था, ये भी 1 नंबर का सवाल है। और 1972 में बना था 9 सितंबर को, और संसद से ये पारित हुआ था 1972 में। और इसमें भी वही चीज़ थी कि हम बाद में 86 में इसको और संशोधित किया गया, और वन जीव के प्रति आप कोई हिरण वगैरह ना मार सकें, तो ये सब चीज़ें। और खनिज और ऊर्जा का भी संरक्षण आपका वही है कि खनिज आपको भगवान ने दे ही रखा है, कोयला, प्राकृतिक गैस, तो उनका अधिक दोहन ना किया जाए। ऊर्जा का स्रोत जो है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यही आपके पास हैं, तो इनका कम से कम उपयोग करेंगे तो वही भूस्खलन से आप बचेंगे, तो ये ज़मीन से कम निकाला जाए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट में तो देखते हैं अनुपयोगी वस्तुएं जिनका पुनः उपयोग किया जा सके, और कुछ होती हैं जिनका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता है। तो कुछ घरेलू, जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे घर में आते हैं डिब्बे अलग अलग, तो ठोस अपशिष्ट होते हैं, कुछ चक्रीय क्रियाविधि से उनको रिसाइकिल किया जा सकता है।
कुछ को जलाना ही पड़ जाता है और कुछ से विद्युत का भी उत्पादन किया जा सकता है। तो 3 तरह से इनका 2 प्रकार के होते हैं अनुपयोगी वस्तु में, जिनका पुनः उपयोग किया जा सके और जिनका पुनः उपयोग ना किया जा सके। तो ये हुआ आपका। उसके बाद व्यवसायिक सुरक्षा क्या है। तो व्यवसाय में देखिए, कोई भी व्यवसाय की सुरक्षा है तो दुर्घटना होती है तो तकनीकी ज्ञान का अभाव रहेगा। अगर आपको मशीन सही नहीं चलानी आ रही है तो वहाँ पर आपका दुर्घटना हो सकती है। काम के प्रति अरुचि है अगर आपकी तो वहाँ भी दुर्घटना हो सकती है। मदिरा पीते हैं, नशा में रहते हैं, काम करते रहते हैं तो वहाँ भी आपकी दुर्घटना हो सकती है। तो अग्नि से सुरक्षा के उपाय हैं पेट्रोकेमिकल, डिस्टिलरी, रबड़ उद्योग, फोम उद्योग, जिसमें सीधे आग लगने की संभावना रहती है। तो पेट्रोकेमिकल, डिस्टिलरी, रबड़ उद्योग, फोम उद्योग, तो ये सब आगे लग जाती हैं तो यही व्यावसायिक सुरक्षा है। ये शॉर्ट सर्किट से भी लग जाती हैं आगे, आग लगती है। और हीटर का अधिक गर्म हो जाने से उससे भी आग लग जाती है। और अग्नि सुरक्षा के नियम भी बनाए गए और इन नियमों का जो है जगह जगह आप देख रहे होंगे हर कॉलेज में अब वो अग्नि सुरक्षा वाला अग्निशामक यंत्र भी रखा हुआ है। तो उनके तुरंत आपसे उपाय पूछे तो आप यही बताएंगे कि भाई जहाँ कारखाना हो तो संयंत्र हो तो वहाँ पर जो है रेत और पानी हर ऑफिस में देखते होंगे कि रखे रहती है, वो बाल्टी में रेत वो आग बुझाने के लिए रखी रहती है। और आगे अगर हम देखें तो प्राथमिक उपचार पूछता है क्या है। प्राथमिक उपचार वही है, जैसे मान लीजिए पेड़ से कोई गिर गया तो उसकी टांग टूटी, हाथ टूटी से मतलब नहीं है, उसको आप तुरंत सीधा लेटाए, पैर में थोड़ा बहुत पच्ची वगैरह बांधे, छिल गया है थोड़ा पाउडर टिंचर लगाया और उसको सीधे अस्पताल ले गए। यही आपका प्राथमिक उपचार है। अक्सर पूछ देता है तो आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये सीधा सीधा है कि आप जो गांव में करते हैं वही चीज़, मतलब कोई गिर गया तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाते हैं और जो छोटा मोटा मान लीजिए बुखार तो पैरासीटामॉल वगैरह खिला के, तो वो आपका प्राथमिक उपचार है। तो जैसे नाक से खून अक्सर निकलने लगता है तो लोग सीधा लिटा देते हैं, तो ये है। और भारतीय संस्कृति में पर्यावरण क्या है, तो ये आप सब लोग जानते हैं कि वृक्ष जो है हमारा, वृक्षों का नाम जो है उससे आस्था ली गई। जैसे अशोक का वृक्ष है भगवान बुद्ध ने दिया, और तुलसी का पेड़ ये आपका औषधि पौधा है, और कदम का वृक्ष है भगवान कृष्ण से इसको जोड़ दिया गया। और बेल आप फलदार बढ़िया आपके के लिए है तो इसको भी भगवान से शिव से जोड़ के। पीपल बहुत बढ़िया, इसके तपती दोपहरिया के इसके नीचे आप बैठ जाइए गर्मी में तो आपको एकदम दिमाग आपका ठंडा कर देगा, क्योंकि इसके नीचे लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है गर्मी में। 12 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका में भी विष्णु भगवान का वास कर दिया गया। और नीम का वृक्ष तो आप जान ही रहे हैं औषधि है। तो ये आपके भारतीय संस्कृति में हमारे हैं। और पशुओं को भी लिया गया है। गाय है जैसे उसको सर्प है तो शंकर भगवान से जोड़ दिया गया, हंस है तो सरस्वती जी से जोड़ दिया गया, बंदर हैं तो हनुमान जी से जोड़ दिया गया, हाथी है तो लक्ष्मी माता से जोड़ दिया गया, चूहा है तो श्री गणेश जी से जोड़ दिया गया। इसलिए कि इनका रहना भी हमारे साथ जरूरी है, क्योंकि ये प्राकृतिक, इनको हम बना तो सकते नहीं। आप कोई चूहा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, हाथी बना सकते हैं, नहीं। अब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो चीज़ हम नहीं बना सकते, तो इनको मारने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है। दूसरा, अगर हम आगे इसमें देखें तो और वही भारतीय संस्कृति जो है पर्यावरण में हमको यही सब सिखाती है, अहिंसा परमो धर्म, और शाकाहार रहें, वृक्ष लगाएं। मैं भी शाकाहारी हूँ तो आप लोग भी रहें, और इससे आपका दिमाग भी ठीक रहेगा। पर और जनसंख्या जो है ज़रूर संभालें, जनसंख्या विस्फोट ना होने दें। और बाकी समस्याएं तो भूकंप, अकाल, ये तो सब आते ही रहते हैं पर्यावरण से। और योगासन, प्राणायाम, शाकाहारी, ये सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति में हैं हमारे। और वृक्षों की पूजा क्यों की जाती है, यही कारण है आपका। आप जान गए कि पर्यावरण को बचाने के लिए, भूस्खलन को बचाने के लिए पेड़ को बचाना है आपको, तभी आपका वर्षा कराने में भी सहायक होंगे, भूस्खलन में भी, और बाढ़ से भी बचाएंगे। मतलब तमाम तरह की चीज़ें पेड़ों से हमको मिलती है। और ग्रामीण विकास, इसका जो कक्षा 12 की बुक में ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो न्यून आय वर्ग के लोग हैं, इनके जीवन स्तर में
सुधार करना, यही हमारा ग्रामीण विकास का मेन अर्थ है कि जो सबसे भारत गाँव का देश है, तो इसमें जो सबसे गरीब है अपना, उसको सुधारें आप, तो आपका इसे ग्रामीण विकास हम कहेंगे। इसकी मुख्य परिभाषाएं में आप दे सकते हैं कि वही न्यूनतम जो आमदनी का गांव में व्यक्ति है, अगर आप उसका विकास कर देते हैं तो समझिए सबका विकास है, यही अभिप्राय है इससे। और ग्रामीण विकास में आपका जो है मुख्य रूप से कृषि है, ग्रामीण उद्योग है, और शिक्षा है, और सेवाएं हैं। यही 3 चीज़ ग्रामीण विकास के लिए, 4 चीज़ जरूरी होती हैं। कृषि आपका मशीन, विपणन, मार्केटिंग सब आ जाता है इसके अंदर, और ग्रामीण उद्योग में आपकी तकनीकी ट्रैक्टर ये भी आ जाता है, और शिक्षा भी आ जाती है आपकी, रोजगार पूरक शिक्षा भी है जो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। सेवाएं जो है डिस्पेंसरी है आपकी गांव में है, आपके परिवार कल्याण है, बैंक भी है आपका, ये सब सेवा में आता है ग्रामीण विकास के लिए। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, तो स्वास्थ्य जो है आपका, सबसे पहले तो शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, तो नियमबद्धता होनी चाहिए, शारीरिक स्वच्छता होनी चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, विश्राम निद्रा भी जरूरी है, और मादक वस्तुओं से बचें। और उसके बाद फिर आँख कान नाक सारी साफ करने चाहिए, नहाना चाहिए, आप लिख सकते हैं इसके अंदर, और स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। और उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा मतलब मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब मस्तिष्क ये सही रहेगा तभी शिक्षा आपके अंदर जाएगी भी। परिवार क्या है, परिवार मतलब अपना आँख खोलता है तो पहले माता पिता से ही बच्चा सीखता है, उसके बाद ही प्रथम गुरु माता पिता, उसके बाद ही मेरा नंबर आता है। विद्यालय परिसर है आपका, वो भी आपका एक पर्यावरण है। और उसके बाद ग्रामीण विकास के लिए ज़रूरी है विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं आपके गांव में भी हैं, वो भी आपको चिकित्सा देते हैं, जिसको बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक पे मिल जाता है। गांव में भी है आपके, जिसमें आंगनबाड़ी के लोग मिल जाते हैं, विकलांग केंद्र भी है, और चलते फिरते औषधालय भी आपके ग्रामीण विकास के लिए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग 1959 में देश के मुख्य 13 राज्यों में राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का गठन किया गया था, और इनका काम था क्षेत्र विकास खंड में स्वास्थ्य केंद्र खोलना, और स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रचार कराना, परिवार नियोजन को समझाना, मलेरिया, चेचक, इनके बारे में जागरूक करना। तो राज्य स्वास्थ्य विभाग 1959 में 13 राज्यों में ये स्टार्ट किया गया था। इम्पॉर्टेंट। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय WHO सभी जान रहे हैं, आजकल कोरोना हुआ था, कोरोना का फुल फॉर्म जानते हैं, को फॉर कोरोना, वी फॉर वायरस, डी फॉर डिसीज़, 19 फॉर 2019 में आया था। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ और गैर अंतर्राष्ट्रीय, यूनिसेफ है आपका, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये जो है आपका स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। इन्हीं हिसाब से वैक्सीन वगैरह आपको लगी होगी WHO के निर्देशानुसार। और गांव में आपने देखा होगा, माताओं को जो बच्चे रहते हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं गांव में मिलती हैं, शिशु कल्याण क्षेत्र में। और टीकाकरण भी, आप जिला अस्पताल में आते होंगे तो बच्चों को टीका लगता है, तो वो टीका माताएं लगवाती हैं। TT के टीके होते हैं 2 ठो, 1 महीने के अंतर पर DPT टीका लगता है, BCG का टीका लगता है, खसरा का टीका होता है BCG, एक खसरा का टीका लगता है, और पोलियो पिलाया जाता है। और पौष्टिक आहार तथा कुपोषण क्या है, देखिए पौष्टिक आहार क्या है कि दाल चावल रोटी सब्जी ये आपका तो है ही है, और अगर ये प्रॉपर सब में मतलब सारे खनिज आपको ना मिले आपकी शरीर को, तो वो कुपोषण उसे आप कहते हैं। और जैसे रोटी चटनी खा के रह गए, तो रोटी चटनी में आपको कौन सारे विटामिन तो मिलने से रहे, तो वो वहाँ आपको कुपोषण हो जाएगा, और आपका प्लेटनेस डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, ये तमाम तरह की बीमारियाँ आ सकती हैं। तो पौष्टिक आहार में आपको यही सब दिया जाता है कि आप जो है ढंग का भोजन करें। और कार्य के अनुसार हर आदमी को, मतलब जैसे कि साधारण कार्य करने वाले आदमी को 2400 कैलोरी, और स्त्री को 2000 कैलोरी, साधारण कार्य करने वाले आदमी को मतलब इतना
कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए, चाहे वो केला से ले, फल से ले, चाहे परी क्या कर दी, लाइट परी लाइट ऑन करो, लाइट करो। सॉरी, थोड़ा लाइट ऑन कर दें, बच्चों से थोड़ा सा दिक्कत तो होती है बेटा, लेकिन चलो। और फिर उसमें पौष्टिक आहार की मात्रा जो है, ये अगर आप सही नहीं लेंगे तो आपकी शारीरिक मानसिक वृद्धि जो है कम हो जाएगी। तो उसके बाद आपको अपना विद्यालय भवन परिसर साफ सफाई रखना चाहिए। संक्रामक रोग कौन से हैं? संक्रामक रोग खसरा है, हैजा है, टीका है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, ये आपका संक्रामक रोग है, टीबी है, और ये सब आपके संक्रामक रोग आपसे पूछ सकता है कि क्या है। कुपोषण क्या है? मतलब वही ढंग का खाना नहीं मिलना, पूरे पोषण मतलब ना रहे, तो इसके प्रभाव क्या होंगे? थकावट आएगी, थकान आएगी, आयु कम हो जाएगी, भार में कमी आ जाएगी। और ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बहुत से कार्यक्रम बनाए गए। इसका हमारी जो 80% 75% जनसंख्या गांव में रहती है, तो इसमें जो है इसके अंदर ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक सबसे बढ़िया समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपसे ज़रूर पूछेगा। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। समन्वित इसके मुख्य 4 ही तत्व थे। कृषि विकास से संबंधित सभी क्षेत्र विकसित करना, कृषि को सहकारिता के आधार पर संगठित करना, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, कृषि को प्रभावित करने वाली सेवा बाजार और साख की व्यवस्था करना। ये इसका 4 प्रमुख तत्व था, और उद्देश्य वही था कि सबको उद्योगों की स्थापना करना, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का पूरा उपयोग करना, ये इसका उद्देश्य था। और लाभार्थियों की पहचान करना। IRDPA के अंतर्गत सहायता इसको मिली। IRDP ये संस्था है, आपकी गाजीपुर में ही है, और इसके जो है इसमें आप गरीब, श्रमिक, सीमांत, छोटे किसान, ये सब जो है इनके सम्मिलित किया जाता है IRDP में। और उसके बाद लघु कृषक विकास एजेंसी क्या है? SFDA, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, लघु कृषि विकास एजेंसी। तो ये छोटे किसानों को पहचानना, उनका अध्ययन करना और उनके कार्य को लाभान्वित करना, उनकी सिंचाई, भू व्यवस्था, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि से उनको जोड़ना। सीमांत किसान विकास एजेंसी क्या किसे कहेंगे? MFDA, सीमांत विकास किसान एजेंसी। ये इसकी स्थापना श्रमिकों के गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। श्रमिकों के लिए सीमांत किसान एजेंसी की इसकी स्थापना की गई थी इसकी। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम क्या है? ये आप लोग जान ही रहे हैं। ग्रामीण में गरीबों को रोजगार देना, जिसको राष्ट्रीय मनरेगा आज की डेट में कह देते हैं। और ट्राइसेम पूछता है, ट्राइसेम क्या है? तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ट्रेनिंग, गांव के बच्चों को ट्रेनिंग देना ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें अपना। इसी को हम ट्राइसेम कहते हैं, TRYSEM, ट्राइसेम। तो ट्राइसेम पूछ सकता है, तो ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार कराना, यही इसका मतलब है। एक लाइन में भी है, उसको थोड़ा और भी लिख के सकते हैं। जवाहर रोजगार योजना क्या है? यह 1889 में आई थी और सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। इसमें भी वही काम था, गरीबी रेखा के नीचे जो BPL परिवार हैं उनको रोज़गार देना और 100 दिन तक का रोज़गार गारंटेड देना, ये आपका था। और ग्रामीण उद्योगों का नवीनीकरण और विकास से आप क्या समझेंगे? तो लघु उद्योग किसे कहेंगे? तो लघु उद्योग देखिए छोटे आकार के होते हैं, श्रमिकों का भी इसमें बाहर से श्रमिक का प्रबंध किया जा सकता है। कुटीर उद्योग में तो एक अकेला आदमी भर का बना सकता है, लेकिन लघु उद्योग मान लीजिए थोड़ा बड़ा हो, जिसमें 4-5 आदमी लगे, जैसे छोटी राइस मिल हो, तो इसे कहेंगे। तो बड़े पैमाने का भारी उद्योग 3 ही तरह के हैं। तो बड़े पैमाने का जो उद्योग होगा वो 3 करोड़ की पूंजी से ज़्यादा होगा, चीनी मिल वगैरह ऐसे। ये पुराने हैं लेकिन अब तो ज़्यादा है। तो 3 तरह के उद्योग हुए, कुटीर, लघु और बृहद। और इसमें पैमाना भी आप समझ गए।
कि कुटीर में आपका घर का है और लघु में आप राइस मिल ले लीजिए और भारी उद्योग में आप शुगर मिल ले लीजिए। तो इनका इस तरह से। और फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग की समस्याएं क्या हैं? सही बात है, कच्चे माल का अभाव होता है हमारे पास, धन की समस्या हो जाती है, सही समय से लोन नहीं मिल पाता है, बिक्री की समस्या आ जाती है, कहीं शिक्षा की समस्या आ जाती है क्योंकि हमने पढ़ा है नहीं, सीधे दुकान खोल के काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों और नवीन कोई हम मार्केटिंग का कुछ कर नहीं पाते हैं, इनोवेशन टाइप, और ये प्रॉब्लम आती है। भारत सरकार द्वारा लघु कुटीर उद्योग के लिए विभिन्न प्रयास किए गए, संस्थागत प्रयास किए गए, संरक्षण दिया गया, कच्चे माल की पूर्ति कराई गई, अनुसंधान केंद्र भी खुले जैसे कृषि अनुसंधान केंद्र है, और संस्थागत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कच्चे माल का वितरण करना इसका काम था, और उपकरण जो है दुर्लभ उपकरण उत्पन्न कराना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का काम था, और इसीलिए इसका गठन किया गया था। और उद्योग निदेशालय भी, लघु उद्योग निदेशालय भी गठित हुए। आपके ज़िले में भी जिला उद्योग केंद्र है और ये भी आपकी सहायता करता है। और इसके बाद हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर ग्रामीण विकास दोस्तों ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद बचता है उद्यमता का विकास। तो ये आधा आपका ख़त्म हुआ कक्षा 12 का। और जो बोर्ड में मुझे अभी तक जो वीडियो मैंने आपको दिए हैं, अगर इतना सुनते हैं, और थोड़ा सा अगला है उद्यमता का विकास, तो मैं कल